Goods and Services Tax. Today's topic is audit under GST and TDS mechanism under GST. ऑडिट का मीन्स होता है जो टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसको क्रॉस चेक करना, उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है चेकिंग की प्रोसेस, इसको कहते हैं ऑडिट। Audit means examination of record, return and other documents maintained or furnished by the registered person under this act or the rules made thereunder or under any other law for time being in force। मीन्स ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं टैक्स पेयर ने, उनको चेक करना ऑडिट कहलाता है। ऑडिट प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, और ऑडिट डिपार्टमेंट भी कर सकता है। डिपार्टमेंट मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑडिट के टाइप्स, तब हमें पता लगेगा कौन और कब ऑडिट करता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट फर्स्ट है कंपलसरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में होता है। ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स जीएसटी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो ऑडिट है, ये इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो जनरल ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड एक स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। तो हम ये तीनों ऑडिट, जो तीन टाइप्स दिए हैं, कंपलसरी ऑडिट, जनरल ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, ये तीनों हम वन बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कंपलसरी ऑडिट कराना होता है, कब जनरल ऑडिट होता है एंड कब स्पेशल ऑडिट होता है। कंपलसरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट का मतलब है कि ये ऑडिट कराना कंपलसरी है, जरूर कराना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसको ये कंपलसरी ऑडिट कराना है। तो लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट shall gets his account audited by a chartered accountant or cost accountant and shall submit a copy of audited annual accounts and reconciliation statement under subsection 2 of section 44। अब कराना किसको है? उसको कराना है जिसकी किसी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो गई है। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है? प्रिस्क्राइब लिमिट है 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर टर्नओवर हो जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा। एंड जब वो ये ऑडिट करा लेगा तो उसको जब अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगा तो ये ऑडिट की रिपोर्ट एंड एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है 9C, वो दोनों सबमिट करने होंगे गवर्नमेंट को इन प्रिस्क्राइब मैनर। तो ये होता है कंपलसरी ऑडिट। मतलब जब तक आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको ये ऑडिट नहीं कराना है। ऑडिट तभी कराना है जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब 2 करोड़ तक भी सेल है तब भी आपको कंपलसरी ऑडिट नहीं कराना है। जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस फाइनेंशियल ईयर को आपको कंपलसरी ऑडिट कराना होगा। और ये जीएसटी ऑडिट की बात कर रहे हैं हम। कौन सी बात कर रहे हैं? जीएसटी ऑडिट की। ये टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम जीएसटी ऑडिट की। एंड अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने पूरी साल में बस 2 ही महीने बिजनेस किया है, लेकिन 2 महीने में भी अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो उसको भी कंपलसरी ऑडिट कराना जरूरी है, क्योंकि नाम ही है कंपलसरी ऑडिट, तो ये ऑडिट कराना जरूरी है। जनरल ऑडिट। देखिए, जब जीएसटी कमिश्नर या जीएसटी कमिश्नर के द्वारा ऑथोराइज किया हुआ कोई भी ऑफिसर ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट का किसी भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का, तो इस ऑडिट को जनरल ऑडिट कहते हैं। जब भी कोई कमिश्नर, जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर या उनको ऑथोराइज पर्सन ऑडिट करेंगे, मतलब ऑडिट करने की सोचेंगे, तो उनको पहले एक नोटिस इशू करना होगा, एक ऑर्डर इशू करना होगा राइटिंग में कि हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का जनरल ऑडिट करना चाहते हैं, हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करना चाहते हैं। तो ऐसे ऑडिट को जनरल ऑडिट कहते हैं। इसमें कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। जीएसटी कमिश्नर जब चाहें तब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कर सकते हैं। तो इस टाइप के ऑडिट्स को जनरल ऑडिट कहते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट के कुछ एस्पेक्ट्स है जो डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का प्लेस क्या रहेगा, कहाँ ऑडिट होगा? तो देखिए, ऑडिट रजिस्टर्ड प्लेस पे या
बिजनेसमैन के ऑफिस में होगा। जो ऑडिट होगा, ऑफिस का ऑडिट का जो प्लेस होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और हिज ऑफिस। नेक्स्ट इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब कितने दिन पहले बताना होगा कि मतलब डिपार्टमेंट कितने दिन पहले, कमिश्नर साहब कितने दिन पहले बताएंगे टैक्स पेयर को कि आपका ऑडिट होना है। तो कम से कम 15 वर्किंग डेज पहले डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपका जनरल ऑडिट होना है। एंड जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो फॉर्म GST ADT 01 में दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन की आपको ऑडिट होना है एटलीस्ट 15 दिन पहले। 15 भी कौन से वर्किंग डेज होने चाहिए। पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। जो ऑडिट होगा वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है 3 महीने में, तो कमिश्नर चाहें तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं वाई मेंशनिंग द रीज़न इन राइटिंग। राइटिंग में देंगे कि इस वजह से ऑडिट 3 महीने में नहीं हो पाया एंड इसका पीरियड एक्सटेंड किया जा रहा है। बट जो पीरियड एक्सटेंड होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटी। ऑडिटी मतलब टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की क्या ऑब्लिगेशन है? टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशन है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कराए। जो भी ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिटर है उनका, वो बुक्स ऑफ अकाउंट उनको प्रोवाइड करेगा टैक्स पेयर एंड हेल्प करेगा टाइमली ऑडिट कंप्लीट कराने में। ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिटर होगा वो ऑडिट को कंप्लीट करने के 30 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देगा। टैक्स पेयर को भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा। एंड डिपार्टमेंट का खुद का ऑडिटर होगा तो इसलिए डिपार्टमेंट में तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ तो प्रिपेयर ही होगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट की कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? तो देखिए, अगर टैक्स पेयर ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है या कम टैक्स डिपॉजिट किया है या गलत तरीके से रिफंड और गलत तरीके से ITC क्लेम कर ली है, तो एक्शन लिया जाएगा टैक्स पेयर के अगेंस्ट में। और जो एक्शन लिया जाएगा उसकी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 73 एंड 74 में मेंशन हैं। तो ये कुछ और बातें थी जो मैंने आपको जनरल ऑडिट के बारे में बताई। स्पेशल ऑडिट। अब नेक्स्ट हम लास्ट स्पेशल ऑडिट की बात करेंगे। देखिए, स्पेशल ऑडिट कब होता है? जब असिस्टेंट कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट का एंड उसको लग रहा है कि जो टैक्स का अमाउंट है वो इनकरेक्ट है और ITC भी नॉर्मल से ज़्यादा क्लेम की गई है। तो इस केस में वो एक्शन ले सकता है और एक नोटिस इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है बिजनेसमैन के लिए कि आपका स्पेशल ऑडिट होगा। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर इस स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर इशू करने से पहले अप्रूवल लेंगे कमिश्नर की कि हम इस टैक्स पेयर का स्पेशल ऑडिट कराना चाहते हैं ड्यू टू दिस रीज़न। एंड जो ऑडिट होगा वो चार्टेड अकाउंटेंट करेंगे नॉमिनेटेड बाई कमिश्नर। जो कमिश्नर जिस चार्टेड अकाउंट को नॉमिनेट करेंगे वो चार्टेड अकाउंटेंट स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करेगा। जो नोटिस भेजा जाएगा, जो नोटिस इशू किया जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर जो नोटिस इशू करेंगे स्पेशल ऑडिट के लिए, टैक्स पेयर के लिए, तो वो GST ADT 03 में जाएगा। एंड कुछ और बातें हैं, जो कुछ और पॉइंट है जो बता देता हूँ स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड। पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट को कितने पीरियड में कंप्लीट करना होगा? तो जो नॉमिनेटेड चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे उनको 90 डेज में स्पेशल ऑडिट को कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर लग रहा है कि ऑडिट 90 डेज में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो एक एक्सटेंशन भी ली जा सकती है। और ये जो एक्सटेंशन मिलेगी ये कौन देगा? असिस्टेंट कमिश्नर देंगे और इस पीरियड को फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग। अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग का मतलब होता है कि जो भी डिस्कवरी होंगी, जो भी शॉर्ट कमिंग्स होंगी ऑडिट में, उसमें रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कहने की कि भाई अपनी बात आप रख सकते हो, क्योंकि इसी शॉर्ट कमिंग के बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार होनी है। और अगर अभी हमने नहीं सुना टैक्स पेयर को तो ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है गलत बन जाए। तो हर पॉइंट के बेसिस पे टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बोल सकता है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए, जो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट की और कॉस्ट अकाउंटेंट की ऑडिट फीस क्यों ना हो, ये सारे एक्सपेंसेस डिसाइड भी किए जाएंगे कमिश्नर के द्वारा एंड पेमेंट भी किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा। मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये डिसाइडेड एंड बॉर्न बाई कमिश्नर होंगे।
ऑडिट रिपोर्ट, देखिए ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस स्पेशल report will be presented by nominated chartered accountant or cost accountant to assistant commissioner and it will be contain every discovery of audit। मतलब जो भी nominated auditor होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट देगा और जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट्स को इसमें मेंशन करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिट वही है, अगर ये पाया गया ऑडिट में कि टैक्स कम पे किया है या टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या गलत तरीके से रिफंड क्लेम किया है या गलत तरीके से आईटीसी क्लेम की है टैक्स पेयर ने, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 73 और 74। तो ये स्पेशल ऑडिट के कुछ और पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब अब हम टीडीएस की बात करेंगे जीएसटी में। देखिए जब भी पेमेंट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का तो ये कंपलसरी है फॉर स्पेसिफिक परचेजेस कि टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो वहाँ पे टैक्स को डिडक्ट किया जाए एंड जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा उसका पेमेंट किसको किया जाएगा, गवर्नमेंट को किया जाएगा। मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जब जो बायर है वो जब पेमेंट करेगा सेलर को उस सप्लाई का तो वो उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड उसको जो उसने डिडक्ट किया है बायर ने, परचेजर ने, वो उसका पेमेंट मतलब उसको जो डिपॉजिट करेगा वो गवर्नमेंट को कर देगा एंड इस प्रोसेस को कहते हैं टीडीएस। ये इनकम टैक्स में भी होता है जो इनकम पे डिडक्ट होता है, लेकिन अभी हम जीएसटी में टीडीएस की बात करेंगे। हु विल डिडक्ट टीडीएस, मतलब कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। देखिए ये मेनली गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्हीं को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एनी अथॉरिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन विच इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट पास्ड बाई पार्लियामेंट या such institution established by government in which 51% or more stake are from government। Society established under Society Registration Act 1860 by Central State Local Authority, मतलब सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में और जो एस्टेब्लिशमेंट किया हो वो सेंट्रल स्टेट या लोकल अथॉरिटी ने किया हो, एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। When tax deduction is required, कब TDS डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है, मतलब कब TDS एप्लीकेबल होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसको TDS डिडक्ट करना है, किसको टैक्स डिडक्ट करना है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि कब टैक्स डिडक्ट करना है। तो when the value of taxable supply under a single contract is more than 2,50,000, अगर टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स डिडक्ट करना है। If the supply includes both taxable supplies and tax-free supplies, and the amount of contract is more than 2,50,000, then tax deduction will be done only when the cost of taxable supplies is more than 2,50,000। मतलब ये है अल्टीमेटली ये देखना है कि टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है तब टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तब टैक्स डिडक्ट करना है, अदरवाइज टैक्स डिडक्ट नहीं करना। और यहाँ पे बर्ड टैक्सेबल सप्लाई पे फोकस किया गया, मतलब जो टोटल पेमेंट हो रहा है उसको फोकस नहीं किया गया है, मतलब उसको नहीं कंसीडर करना, हमें कंसीडर करना है टैक्सेबल सप्लाईज। फॉर एग्जांपल जो सप्लाई की वैल्यू थी वो थी 2,50,000 एंड 18% इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, तो जो इनवॉइस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2,95,000। तो जो अमाउंट ऑफ इनवॉइस है वो ज़्यादा हो गया है, बट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई वो कितनी है 2.5 लाख तक है, कितनी है 2.5 लाख तक। तो इस केस में मतलब जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 2.5 लाख ही है। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,60,000 हो गई और उस पर 12% जीएसटी लग गया तो इनवॉइस वैल्यू 2,91,200 हो जाएगी, तब टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 2,60,000 है जो 2,50,000 से ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,70,000 है, कितना है 2,70,000, रेट ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्टेड है और इनवॉइस वैल्यू भी फिर 270 ही हो जाएगी, तो इस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई देखनी है हमें, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं देखनी है।
नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई और जो रिसिपिएंट है, बायर है, वो तीनों एक ही स्टेट में हैं, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर इज इन स्टेट ए, जो सप्लायर है वो स्टेट ए का है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अदर स्टेट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बी में है। एंड इफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन बी, अगर जो रिसिपिएंट है वो भी बी में रजिस्टर्ड है, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर इज इन स्टेट ए, जो सप्लायर है, जो सेलर है वो स्टेट ए का है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बी है, एंड द सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन ए, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब यह है, प्लेस ऑफ सप्लायर स्टेट ए है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ गुड्स जा रहा है वो स्टेट बी है, और जो सप्लायर का मतलब सेलर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी क्या है, स्टेट ए, तो अब भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस, देखिए टीडीएस का जो रेट रहता है वो 2% रहता है। वही जैसे हम लोग जीएसटी का टैक्स का रेट पढ़ते थे, वही टीडीएस है। अगर इंटर स्टेट है तो पूरा का पूरा 2% इंटीग्रेटेड हो जाता है, एंड अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1% फॉर सीजीएसटी एंड 1% फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो जो टीडीएस का रेट रहता है वो है 2%। रिटर्न ऑफ टीडीएस, देखिए जो डिडक्टर होता है उसको, जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया, मतलब टैक्स डिडक्ट किया है, उसकी डिटेल सबमिट करनी होती है, सो दैट ये रिफ्लेक्ट होने लगे उनके पोर्टल पे, मतलब उन लोगों के पोर्टल पे जिनका टीडीएस टैक्स डिडक्ट किया गया है। तो उसको क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है डिडक्टर को। द रिटर्न ऑफ टीडीएस विल बी फाइल्ड इन जीएसटीआर 07 टिल 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ फ्रॉम द टैक्स डिडक्टेबल मंथ। मतलब जिस महीने में टैक्स डिडक्ट किया जाएगा उसके अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 7 में रिटर्न फाइल करनी होगी। एंड जब रिटर्न फाइल कर देगा तो टैक्स डिडक्टर क्या करेगा, सर्टिफिकेट, टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा।